आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही लंबे समय अंतराल के बाद आज हम एक वीडियो में हम आए हैं एक टॉपिक को लेकर के। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत रत्न के विषय में। क्या है भारत रत्न, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, उसके अनेक विषयों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरे नंबर पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि वर्तमान में जो घोषणा की गई है भारत रत्न के लिए, कर्पूरी ठाकुर, ये कर्पूरी ठाकुर हैं कौन, इनके बारे में हम लोग विशेष तौर पे कुछ जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत रत्न के विषय के बारे में। देखिए, भारत रत्न किसको दिया जाएगा, किसको दिया जा सकता है। आम व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, आपको भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा कोई बहुत बड़ा, कोई महान काम, वो भी एक लंबे समय तक। पूरा रिकॉर्ड आपको देखा जाता है कि आप बहुत सामाजिक क्षेत्र में, समाज के योगदान में, देश के योगदान में कोई न कोई बहुत बड़ा काम किए हैं, जिससे भारत को, सरकार को लगे कि आपको विशेष तौर पे सम्मानित किया जाए। तो इसलिए कोई अगर बहुत बड़ा काम, महान काम कर रहे हैं, तो अगर सरकार को लगेगा कि आपको एक विशेष तौर पे सम्मानित किया जाए तो आपको भारत रत्न पुरस्कृत कर सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, 2 जनवरी 1954 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्हीं के समय में, यानी पहली बार जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, उन्होंने, उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के समय में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, तो पहला हमारा एक पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत रत्न की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। उसमें कौन राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे। और उसी समय यानी कि 1954 में ही पहली बार 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो कौन कौन व्यक्ति हैं, आप सबको पता, आप लोग जीएस वगैरह में पढ़ते होंगे। तो 1954 में जब पहली बार शुरुआत हुई थी, तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न से पुरस्कार दिया गया था। वो कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और सर सीवी रमन। ये 3 लोगों को भारत रत्न से पहली बार 1954 में इन लोगों को पुरस्कृत किया गया था। लेकिन 1954 तक, यानी कि इस समय तक, उस समय तक ऐसी व्यवस्था थी कि जो लोग जीवित रहेंगे उन्हीं लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, भारत रत्न से पुरस्कृत किया जाएगा, जो लोग जीवित हुआ करते हैं। लेकिन 1954 के बाद पहली बार 1955 के आसपास में, 1955 में ये शुरुआत हुई कि मरणोपरांत, यानी कि मरणोपरांत भी भारत रत्न देने की परंपरा या फिर शुरुआत किया गया। इसकी शुरुआत हुई थी मरणोपरांत सम्मान देने की शुरुआत की गई थी। कौन से, भारत रत्न से सम्मान देने की शुरुआत कब की गई थी, 1955, यानी कि 54 में तो 3 लोगों को दिया गया था। लेकिन उसमें क्या व्यवस्था थी, जो जीवित रहेंगे उन्हीं को पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन 1955 में स्टार्ट हुआ था कि मरणोपरांत सम्मान देने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी। और पहली बार इसको किसको मिला था, जो थे, कहा जाता है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को पहली बार देने की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता है, विशेष क्या है कि किसी भी विशेष वर्ष में, किसी विशेष
वर्ष में, किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही पुरस्कृत किया जा सकता है। किसी एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही पुरस्कृत किया जा सकता है, 3 लोगों को ही सम्मान दिया जा सकता है। हाँ, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 3 लोगों को ही हम भारत रत्न से सम्मानित कर सकते हैं। उसके ज़्यादा नहीं किसी को सम्मानित कर सकते हैं। जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं कि हर साल दिया जाए, ये जरूरी नहीं कि हर साल दिया जाए, ठीक है। अंतराल भी हो सकता है, जैसे 2019 में दिया गया था, 2019 के बाद से फिर दोबारा अब जा करके। और क्या है इसमें, विदेशी, किसी विदेशी को भी, कोई विदेशी नागरिक है, कोई विदेशी नागरिक है, उसको भी भारत रत्न दिया जा सकता है। हमारे विदेशियों को तो दिया गया है, ठीक है, मदर टेरेसा हैं, ऐसे विदेशियों को भी भारत रत्न देने का परंपरा हमारे यहाँ है, ठीक है। अब देखिए ये भारत रत्न से क्या लाभ होते हैं। इस भारत रत्न जिनको मिल जाता है उनको क्या लाभ मिलता है, उसको देखेंगे। लाभ क्या होता है, तो पहली बात यह है, भारत रत्न जिसको मिलता है उसको क्या लाभ मिलता है, कोई ना कोई लाभ मिलता होगा। तो पहला लाभ ये है कि उसे वीवीआईपी, जो वीवीआईपी श्रेणी का सम्मान मिलता है, वीवीआईपी श्रेणी में शामिल होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, वीवीआईपी क्षेत्र में या वीवीआईपी श्रेणी में शामिल होते हैं। और उसके बाद से क्या होता है कि रेलवे द्वारा मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है, मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। और कोई भी सरकारी कार्यक्रम में रहता है, आमंत्रित किया जाता है या फिर शामिल किया जाता है, ठीक है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट राजदूत की तरीके से विदेशों में ले जाते हैं उनको एक तरीके से। और उम्र भर हवाई यात्रा, वो भी कैसा, फ्री में हवाई यात्रा मिलती है, ठीक है। अब देखिए आखिर जिसको भारत रत्न मिलता है उसे क्या और क्या क्या मतलब शामिल किया जा सकता है, क्या क्या मिलता है। देखिए वीवीआईपी श्रेणी में उसे शामिल किया जाता है, रेलवे द्वारा मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है, सरकारी कार्यक्रम में शामिलित होने के लिए सुविधा मिलती है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की सुविधा मिलती है, और उम्र भर हवाई यात्रा पुरस्कार के स्वरूप क्या मिलता है, पुरस्कार में क्या होता है, एक प्रमाण प्लस एक पदक मिलता है। और कोई धनराशि नहीं मिलती है, कोई धनराशि नहीं मिलती है। ये ध्यान देने की बात है कि इसमें होता क्या है, तो एक प्रमाण पत्र मिलता है कि वो प्रमाणित किया जाता है, मतलब प्रमाण पत्र मिलता है कि आपको भारत रत्न दिया जा रहा है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र मिलता है। और एक पदक होता है, वो पदक कैसा होता है, देखिए यहीं पे लिखा रहेगा भारत रत्न, और यहाँ पे इसे ऐसे पदक मिलता है, इसी को बोला जाता है पदक, ठीक है। पीपल के वृक्ष, पीपल के पत्ते जैसे इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको ये पदक है, प्रमाण पत्र मिलता है और एक पदक मिलता है। पदक ऐसे ही होता है, बड़ा से इतना बड़ा होता है, और कोई धनराशि नहीं दी जाती है, कोई धनराशि उसको नहीं दी जाती है। ध्यान रखो, कोई पूछ ले कि इस तरीके से भारत रत्न में कोई धनराशि पुरस्कार के रूप में नहीं दी जाती है, बल्कि ये पदक, प्रमाण पत्र, कोई धनराशि नहीं, और इतने सुविधाएं भारत रत्न व्यक्ति को मिलता है। तो ये हुआ हमारा भारत रत्न के विषय के बारे में विभिन्न जानकारियाँ, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, बहुत गंभीर नहीं, बहुत मोटा मोटी है, थोड़ा जानकारी हमको दी गई है इसको। तो इस तरीके से भारत रत्न के विषय में इतनी जानकारी यहाँ पे हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा, समझा। अब शुरू करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर कौन थे, कर्पूरी ठाकुर कौन थे उस समय। तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है कि ये बिहार के जननायक के रूप में, इनको बिहार के जननायक के रूप में जाना जाता है,
तो क्यों क्या किए थे बिहार के रूप में? तो बिहार में इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। तो उनको देखते हैं कौन थे कर्पूरी ठाकुर, कौन थे कर्पूरी ठाकुर। शुरू करते हैं इनका जन्म के बारे में। बिहार के समस्तीपुर जिले में, बिहार के समस्तीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। तो कहा था कि कर्पूरी गांव, कर्पूरी गांव, इन्हीं के नाम पे इनके गांव का नाम कर्पूरी ग्राम रखा गया है, ठीक है। तो इनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में कर्पूरी ग्राम में हुआ था। जब स्वतंत्रता इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन जो 1941-42 में हुआ था, उस समय इन्होंने ये जेल भी गए थे, ये कई बार जेल भी गए थे। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने कई बार जेल भी गए थे। 1952 में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये विधायक के रूप में चुने गए, विधायक के रूप में चुने गए। और कहा था कि ये 1988 तक लगातार मृत्यु तक विधायक बने रहे। कहा था कि 1952 में पहली बार विधायक चुने और 1988 तक लगातार मृत्यु तक इन्होंने विधायक के पद पर चुने गए थे। चुनाव हार गए थे। कब? ये 1977 में सांसद रहे और 1984 में ये हार गए थे, ठीक है। इतनी इनके बारे में जानकारियां हैं, ठीक है। तो ये बिहार के 1952 में बिहार में पहली बार विधायक चुने गए थे, ठीक है। 1988 में लगभग ये 1988 तक लगातार अपने मृत्यु तक ये लगातार विधायक के पद पे बने रहे। लेकिन ये दो बार एक्सेप्शन है। दो बार कौन एक्सेप्शन है? एक बार 1977 में सांसद के तौर पर चुने गए थे और चुनाव हार गए थे। कब? 1984 में। इसके अलावा लगातार ये विधायक के पद पे बने रहे, ठीक है। दो बार मुख्यमंत्री बने रहे, दो बार मुख्यमंत्री के पद पे ये बने रहे। ये 1970 के आसपास 1971 तक और 1977 से लेकर के 1979 तक। ये देखिए इसमें लगभग मात्र 6 ही मंथ इन्होंने मुख्यमंत्री, ये बहुत अपने पूरा कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाए थे। मुख्यमंत्री के पद पर थे, कोई भी कार्यकाल इन्होंने अपना पूरा नहीं कर पाया। ये विवादों में घिर गए थे। ये शिक्षा मंत्री के पद पे भी 67 से 1968 तक ये शिक्षा मंत्री के पद पे भी रहे। बिहार में शिक्षा मंत्री के पद पे भी इन्होंने थे। और ये लगभग जो उस समय अपने समय में जैसे जो इंजीनियर टाइप के, जो इंजीनियर में तमाम ठेके टाइप का होता था, तो ये अपने समय में लगभग 9,000 इंजीनियरों को इन्होंने नौकरी दिलवाया था। जैसे उस समय इंजीनियर के पद पे तमाम बेरोजगारी फैला था, लेकिन 9,000 लोगों को लगभग इंजीनियर के पद पे इन्होंने नियुक्ति दिलवाई थी, ठीक है। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री के अपने पद पे थे तो ये एक बार विवादित हुई और उस विवाद की वजह से इनको अपना मुख्यमंत्री के पद छोड़ना पड़ा था। एक आया था स्तरित आरक्षण प्रणाली। ये स्तरित आरक्षण प्रणाली इन्होंने स्टार्ट किया था और इसी स्तरित प्रणाली के दौरान क्या हुआ था, इनकी विरोध हुई थी। इनका जबरदस्त सवर्ण जो लोग थे उन्होंने जबरदस्त विरोध किया था और इस विरोध के दौरान इनको अपना पद से हटना पड़ा। अपने मुख्यमंत्री के यानी सीएम के पद से इनको हटना पड़ा इसके विरोध के। तो क्या है स्तरीय आरक्षण प्रणाली? जून 1977 में इसकी नियुक्ति की गई। इसके मुंगेरी
लाल आयोग के नाम से जाना जाता है, मुंगेरी लाल आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कमेटी एक तरीके से कमेटी थी और लगभग फरवरी यह जो आयोग गठित किया गया था, इस आयोग की वजह से ये आरक्षण प्रणाली की वजह से इनका विरोध किया गया, सवर्णों ने इनका विरोध किया और विरोध के दौरान इनको सीएम के पद से हटना पड़ा। और इनका जो इस तरीके से त्वरित आरक्षण प्रणाली बनाए थे, तो इसको मुंगेरी लाल आयोग बनाया गया था, जो मुंगेरी लाल को इन्होंने नियुक्त किया था, ठीक है, इस कमेटी के रूप में। और यह कमेटी अपना 1976 में अपना रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में क्या व्यवस्थाएं की गई थी, ध्यान है। स्तरित आरक्षण प्रणाली में जो मुंगेरी लाल आयोग के नाम से जाना जाता है, मुंगेरी लाल को इन्होंने इस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था और इसी के नाम से मुंगेरी लाल आयोग बनाया गया था। ये करने वाले यही कर्पूरी ठाकुर थे, उनके समय में हुआ था। और ये फरवरी 1976 में इन्होंने यह कमेटी जो ये मुंगेरी लाल आयोग है, ये अपना रिपोर्ट दिया आरक्षण से संबंधित या तो अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग से संबंधित इसका आरक्षण प्रणाली था। इसमें इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया था, 128 पिछड़े समुदायों का चिन्हित किया गया था, 94 लोग अति पिछड़ा, इसको EWEBC इसको बोलाता है, EBC। यह समिति ने कुछ सिफारिशें बताया था, इन्होंने बताया था। ये सिफारिशें क्या है, ये समिति अपनी कुछ सिफारिशें कर्पूरी ठाकुर फार्मूला इसको बोलता है, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, इसको कर्पूरी ठाकुर फार्मूला बोला जाता है। कुल आरक्षण की व्यवस्था इसमें किया गया, कितने प्रतिशत, तो कुल आरक्षण की जो है 26% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। 12% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, 8% इसको ईबीसी को, अति पिछड़े जो होते हैं ईबीसी को, 3% आरक्षण लगभग फीमेल को दिया जाएगा और 3% आरक्षण सम्मान में, यानी कि जो जनरल में जो वीक है, जो आर्थिक रूप से वीक हैं, इनको दिया जाएगा 3%, ठीक है। तो इसी वजह से और इस वजह से जो इस तरीके से फार्मूला मैंने दिया था कि 12% ओबीसी, 8% ईबीसी, 3% फीमेल और 3% जनरल वीक, यानी कि जो सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर व्यक्ति हैं, उनको 3% का आरक्षण दिया जाएगा। जिसके वजह से क्या हुआ था, जो सवर्ण थे, जो सवर्णों ने इनका घोर विरोध किया और इस विरोध करने के कारण इनको सीएम के पद से उसी टाइम हटना पड़ा, ठीक है। तो ये व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनको इनके बारे में जाने कि कौन थे कर्पूरी ठाकुर, हम लोग जानेंगे। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर इन्होंने काम किया था। इनको वर्तमान में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, वर्तमान में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर क्या किया गया है, वर्तमान में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जाएगा वर्तमान में 2024 में, ठीक है। तो ये था हमारा भारत रत्न से संबंधित किसी विषय पे तमाम जानकारियां, और ये थे कर्पूरी ठाकुर जो वर्तमान में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले हैं, ठीक है। इनके विषय में इतनी चीजें जानकारियां दी गई है। तो आज के लिए मात्र इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।